जैसे ही हम फिल्म शुरू करते हैं, हमारी मुलाकात बाट नाम के एक लड़के से होती है। वह एक हंसमुख और जिंदा दिल लड़का है जिसे संगीत सुनना बहुत पसंद है। उस एक दिन जब वह अपने घर के बाहर खेलने का एक मजेदार समय बिताने के बाद घर लौटा, तो उसने देखा कि उसके पिता उसके कुछ फुटबॉल उपकरण जला रहे थे। घर में गंदगी देखकर भी बाट की यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या हुआ है। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वह क्या ले जा रहा है, और बाट ने उत्तर दिया कि उसके पास जो चीज है वह एक अंतरिक्ष युद्ध हेलमेट है जिसे उसने पुराने कार्डबोर्ड बक्से से खुद बनाया है। उनकी माँ ने बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित चीजों के बारे में बाट की कल्पना की सराहना की, लेकिन उनके पिता के साथ ऐसा नहीं था। बाट के पिता एक हिंसक व्यक्ति हैं। वह अक्सर बाट को पीटते हैं और हमेशा उसे वह काम करने से रोकते हैं जो उसे पसंद है और सपने देखने के लिए। उनके पिता के अनुसार सपनों में कुछ भी अच्छा नहीं होता, सपने ही इंसान को हकीकत से दूर कर देते हैं। इसलिए जब उसके पिता ने पूछा कि उसके पास क्या है, तो बाट ने कहा कि यह सिर्फ कचरा था, और फिर उसके पिता ने उसे ले लिया और अन्य चीजों के साथ जला दिया। बाद में उस रात बाट ने अपने माता पिता को एक बड़ी लड़ाई के बारे में सुना। इसके बाद बाट हेडफोन लगाता है और संगीत सुनता है, सोने का नाटक करता है क्योंकि वह उनका झगड़ा नहीं सुनना चाहता। अगले दिन उसकी माँ बाट को चर्च के शिविर में शामिल होने के लिए कहती है। उसकी माँ चाहती है कि बाट मौज मस्ती करके, नए दोस्त बनाकर और यादें बनाकर समय का आनंद उठाए। एक बार शिविर में बाट की मुलाकात शैनन नाम की लड़की से होती है। शिविर के दौरान वह केंट और शैनन के साथ अच्छे दोस्त बनाता है। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक बच्चे को एक पत्रिका मिलती है जिसमें उन्हें एक डायरी की तरह जो कुछ भी वे सोचते हैं उसे भरना होता है। लेकिन शैनन के लिए पत्रिका सिर्फ एक पत्रिका नहीं है, बल्कि एक टुकड़ा है जो उसके दिमाग को और अधिक व्यवस्थित कर सकती है। वह इसमें हर चीज के बारे में लिख सकती है, जैसे कि उसकी प्रार्थनाएं, उसकी समस्याएं, उसके सपने और उसकी कल्पना में चीजें भी। बाट वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि शैनन की पत्रिका में क्या है, लेकिन शैनन ने उसे रोक दिया। बाट को अंततः शैनन की पत्रिका की सामग्री देखने को मिली जब केंट से टकराने पर शैनन ने गलती से उसे गिरा दिया। उसकी पत्रिका के अंदर लिखा है कि शैनन को बाट पसंद है। बाट जल्दी से पत्रिका बंद कर देता है और फिर उसे शैनन को वापस दे देता है। बिस्तर पर जाने से पहले बाट अपने विचारों को अपनी पत्रिका में एक राक्षस के साथ एक छोटे लड़के के रूप में चित्रित करता है। अचानक केंट, जो ऊपरी चारपाई पर सोता है, प्रकट होता है और बाट को चौंका देता है। केंट बाट के ड्राइंग कौशल की प्रशंसा करता है, फिर वह बाट को चुपचाप बाहर आने के लिए आमंत्रित करता है। जैसा कि बाद में पता चला, न केवल वे दोनों चुपचाप बाहर निकल रहे थे, बल्कि शैनन भी थी जो हमेशा से उनका इंतजार कर रही थी। केंट तब बाट और शैनन को उत्तर की ओर मुंह करके एक पुल पर बैठने का आदेश देता है, जबकि वह कहीं चला जाता है। उस पल में शैनन ने बाट से पूछने का साहस जुटाया कि क्या उसने देखा कि उसकी पत्रिका में क्या लिखा था। बाट ने झूठ बोला और कहा कि उसने कुछ भी नहीं देखा। शैनन उस पर विश्वास नहीं करती है। फिर वह कहती है कि उसने बाट के लिए अपनी भावनाओं के बारे में लिखा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन वे दोनों प्यार में पड़ जाएंगे और शादी कर लेंगे। उसे यह बताने के बाद शैनन शर्मिंदा हो जाती है और केंट के पीछे जाने के लिए दौड़ती है, लेकिन बाट उसे पकड़ लेता है ताकि वह न जा सके, इसलिए नहीं कि वह डरता है। बात सिर्फ यह है कि बाट को अकेले रहना पसंद नहीं है। एक क्षण बाद आतिशबाजी होने लगती है, जिससे रात का आकाश जगमगा उठता है। यह केंट ही था जिसने आतिशबाजी तैयार की थी। अगले दिन अपने अपने घरों में जाने से पहले शैनन बाट को एक कैसेट टेप देता है जिसमें उसका पसंदीदा गाना नेवर अलोन शामिल है, जिसे एमी ग्रांट नामक गायिका ने गाया है। शैनन बाट से कहती है कि एक दिन वह एमी ग्रांट की तरह गायिका बनना चाहती है। अपनी पत्रिका में बाट लिखते हैं कि यह उनके जीवन के सबसे अच्छे सप्ताहों में से एक था। घर पहुंचकर बाट ने एक मूवर्स को उसके घर से सामान ले जाते हुए देखा। वह अपनी माँ की तलाश में घर में भाग गया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि उसकी माँ भाग गई है। बाट फिर अपने पिता से पूछता है उसकी माँ कब वापस आएगी, और उसके पिता दूसरी बार कहते हैं कि उसकी माँ भाग गई है और वापस नहीं आएगी। यह जानते हुए कि उसकी माँ अक्सर उसके पिता से आहत होती है, बाट पूछता है कि उसके पिता ने उसे छोड़ने के लिए क्या किया है। बाट के प्रश्न से उसके पिता का गुस्सा इस हद तक भड़क गया कि बाट को अपने पिता से दुर्व्यवहार सहना पड़ा। इसके बाद बाट मूवर्स के पीछे भागता है। वह अपनी माँ से माफी के लिए चिल्लाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसे अपने पिता के पास रहना पड़ा। तब से उसकी माँ अभी भी कभी कभी उसे यह जानने के लिए बुलाती है कि बाट कैसा कर रहा है। जब बाट जूनियर हाई स्कूल में था तो वह अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन अपने नए पति से शादी करने के बाद उसकी माँ की किस्मत अच्छी नहीं रही और एक दिन उसके पिता ने उसकी माँ के पति को धमकी दी कि अगर उसने फिर भी ऐसा करने की हिम्मत की तो वह उसकी माँ के पति को मार डालेगा।
उसे चोट। उस घटना के बाद बार्ट को उसके पिता द्वारा घर लौटने के लिए मजबूर किया गया। अपने पिता के साथ जीवन भर बार्ट ने उस चीज में महारत हासिल करने की कोशिश की जिसकी उसके पिता को सबसे अधिक परवाह थी, फुटबॉल। बड़े होकर बार्ट स्कूल की फुटबॉल टीम का हिस्सा बन गया और शैनन के साथ उसके अच्छे रोमांटिक रिश्ते रहे और केंट के साथ उसकी दोस्ती बनी रही। इन सब के बावजूद उसके पिता अब भी दुर्व्यवहार करते हैं। एक दिन अपने घर पर बार्ट ने अपने फुटबॉल प्रशिक्षण को अपने पिता के साथ साझा किया और उसके पिता ने उसे बताया कि अतीत में कोई भी उसे मैच में हरा नहीं सकता था। उनका सिद्धांत था, यदि जीवन ने उन पर प्रहार किया तो वे और भी जोरदार प्रहार करेंगे। उनके पिता भी चाहते थे कि बार्ट भी उनके जैसी ही मानसिकता रखें, इसलिए एक मैच के दौरान जब विरोधी टीम के अन्य लोगों ने उन पर हमला किया तो गिरने से बचने के लिए बार्ट ने खुद को अपनी जमीन पर खड़े होने के लिए मजबूर किया। परिणामस्वरूप उनका पैर टूट गया और उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शैनन और केंट बार्ट को फुटबॉल के अलावा अन्य कक्षाओं में दाखिला लेने में मदद करते हैं और एकमात्र कक्षा जो अभी भी उपलब्ध है वह ग्ली क्लब है और अनिवार्य रूप से बार्ट को क्लब में प्रवेश करना होगा। ग्ली क्लब एक गायन क्लब है जिसमें अक्सर गायक मंडली और संगीत कार्यक्रम होते हैं। बार्ट बचपन से ही संगीत सुन रहा था, लेकिन उसने वास्तव में कभी गाया नहीं था, इसलिए ग्ली क्लब के कोच ने उन्हें सहायक तकनीकी निदेशक बना दिया। जब बार्ट प्रदर्शन हॉल में थे तो उन्हें एक कैसेट प्लेयर मिला। इसके बाद उन्होंने हेडफोन लगाकर गाना सुना। अनजाने में बार्ट ने गाना गाया, उसकी अनोखी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। क्लब के निदेशक को यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि यह बार्ट की आवाज थी। अगले दिन स्कूल के सभी छात्र बार्ट को बधाई देते हैं। भ्रमित बार्ट को देखकर शैनन उसे बुलेटिन बोर्ड के पास ले जाता है। उनका नाम वहां उनके स्कूल में आयोजित होने वाले पतझड़ संगीत नाटक में मुख्य भूमिका के रूप में लिखा गया है। इसके बाद बार्ट क्लब निदेशक से मिलने जाता है और कहता है कि वह मुख्य भूमिका नहीं निभा सकता, केवल इसलिए नहीं कि उसने कभी ऑडिशन नहीं दिया, बल्कि इसलिए भी कि उसका पैर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। क्लब निदेशक तब बार्ट को आश्वस्त करता है कि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। आखिरकार शो अभी भी 2 महीने दूर है, उसके ठीक होने के लिए यह पर्याप्त समय है। बार्ट मना करने की कोशिश करता रहता है। वह कहता है कि वह बार्ट है, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, वह गा नहीं सकता। तब क्लब निदेशक उसे बताता है कि बार्ट में प्रतिभा है। अगर बार्ट इस संगीत नाटक में शामिल नहीं होना चाहता है तो वह निश्चित रूप से उसकी कक्षा पास नहीं कर पाएगा। और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। हम संगीत के दिन पर पहुंचते हैं। सबसे पहले बार्ट को बड़े दर्शकों के सामने मंच पर गाना अजीब लगता है, लेकिन समय के साथ वह इसे और अधिक आनंद लेने लगता है। उन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए गाना गाया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बार्ट में इतनी अद्भुत गायन प्रतिभा होगी। उसी समय बार्ट के पिता ने एक ओपेरा प्रदर्शन के लिए एक फ्लायर देखा जिसमें बार्ट का नाम शामिल था। अचानक उनके पेट में तेज दर्द हुआ जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच करने पर डॉक्टर को संदेह हुआ कि बार्ट के पिता को कैंसर है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए आगे के परीक्षणों की आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने किसी भी परीक्षण से गुजरने से इनकार कर दिया। नाटक खत्म होने के बाद बार्ट शैनन के साथ अपने पिता को देखने के लिए अस्पताल जाता है। उसके पिता बार्ट को यह नहीं बताएंगे कि डॉक्टर ने वास्तव में उसकी बीमारी के बारे में क्या कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका ब्लड शुगर कम है। उस समय पहली बार शैनन को उसके पिता से उसकी प्रेमिका के रूप में परिचित कराया गया। बार्ट अपने पिता को घर ले जाना चाहता है क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित है, लेकिन उसके पिता का कहना है कि वह अपने आप ठीक है। जाने से पहले उनके पिता ने नाटक का एक छोटा सा उल्लेख करते हुए शैनन से कहा कि उन्हें कभी नहीं पता था कि बार्ट गा सकता है। फिर शैनन ने उसे बताया कि बार्ट के पास गायन का बहुत अच्छा कौशल है। इसके बाद बार्ट अपने पिता से माफी मांगता है क्योंकि उन्होंने उसे आमंत्रित नहीं किया था। उसने सोचा कि शायद वह उसे मंच पर देखने नहीं आना चाहेगा। इसके बारे में बात जारी नहीं रखना चाहते हुए बार्ट के पिता ने कहा कि वे बाद में घर आने पर इस पर चर्चा करेंगे। बार्ट क्रोधित और निराश है क्योंकि बचपन से उसने जो कुछ भी किया है उसकी उसके पिता ने कभी सराहना नहीं की है। एक बार जब उसके पिता चले गए तो बार्ट अपने क्लब के साथियों की पार्टी में शामिल होने के लिए चला गया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे अपने पिता की चिकित्सा स्थिति का पता लगाने के लिए एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है। एक रविवार की सुबह बार्ट अपने सूट में पूरी तरह तैयार था क्योंकि आज वह जा रहा था चर्च में गाना। उसके पिता बार्ट को जाने से पहले नाश्ता करने के लिए कहते हैं। जैसे ही बार्ट अपने भोजन का आनंद लेना शुरू करता है, उसके पिता नाटक में बार्ट के प्रदर्शन पर रिपोर्ट करते हुए अखबार के पहले पन्ने को देखकर मुस्कुराते हैं। उसके पिता बार्ट द्वारा प्रदर्शन में पहने गए कपड़ों के बारे में मजाक उड़ाते हैं। बार्ट, जिसने कभी सराहना महसूस नहीं की,
जब वह सुनता है कि उसे केवल एक मजाक समझा जाता है तो वह तुरंत क्रोधित हो जाता है। फिर वह अपने पिता से पूछता है, इसमें इतना अजीब क्या है? यदि वह वास्तव में गाना चाहता था तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास वास्तव में गाने की क्षमता है। उसके पिता फिर कहते हैं कि बाट को कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसमें वह वास्तव में अच्छा हो, ताकि वह ठीक से जीविकोपार्जन कर सके। बाट फिर पूछता है, उसे कैसे पता कि वह क्या कर सकता है अगर उसने खुद उसे कभी गाते हुए नहीं सुना है? और फिर उसके पिता को मात नहीं दी जा सकती और वह बाट के शब्दों का उत्तर देते हुए कहता है कि उसने अब तक उससे केवल रोना और रोना ही सुना है। बाट अपने पिता पर इतना नाराज हो जाता है। फिर वह उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी बताता है जहां वह उसे चर्च में गाते हुए सुन सकता है। उस सुबह उनकी लड़ाई तब तक जारी रही जब तक बाट के पिता अपना गुस्सा नहीं रोक सके। उन्होंने भोजन से भरी प्लेट बाट के सिर पर दे मारी। बाट फिर अपने पिता के पागलपन को रोकने का प्रयास करता है क्योंकि वह उसके व्यवहार से तंग आ चुका है। उसके सिर से अभी भी खून बह रहा है। बाट चर्च में चला जाता है और शैनन बहुत चिंतित हो जाती है जब वह देखती है कि वह कैसे कर रहा है। लेकिन बाट एक बहुत ही गुप्त व्यक्ति है, खासकर अपनी किसी भी समस्या के बारे में। वह शैनन से कहता है कि वह ठीक है। शैनन सख्त तौर पर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह नहीं जानती कि कहां से शुरुआत करें क्योंकि वह देखती है कि बाट और उसके पिता दोनों अपनी निजी जिंदगी को छुपाने के लिए मुखौटे पहनते हैं। स्कूल में शैनन कहती है कि उसने हमेशा बाट से प्यार किया है और उससे विनती करती है कि वह उसे न छोड़े। भावनात्मक स्थिति में बाट कहता है कि उसने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया। जब वह स्नातक हो जाएगा तो वह उसे छोड़ देगा। बाट के शब्दों ने निश्चित रूप से शैनन को आहत किया और वास्तव में स्कूल से स्नातक होने के बाद बाट ने अपना घर और शैनन को भी छोड़ने का फैसला किया। 6 महीने बीत चुके हैं और बाट अब ओक्लाहोमा में रह रहा है। जब वह काम कर रहा था उसने एक बैंड के बारे में सुना जो उस दिन प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था और उसे एक गायक की आवश्यकता थी। इसके बाद बाट खुद को बैंड में गायक बनने की पेशकश करता है। तब से बाट मर्सीमी नामक बैंड में शामिल हो गया। एक मिनी बस का उपयोग करते हुए मर्सीमी ने जितना संभव हो सके उतने काम लेते हुए चारों ओर दौरा किया। एक स्थान पर जहां उनका प्रदर्शन होना तय था, ऑडियो एड्रेनालाइन के प्रबंधक ब्रिकेल मर्सीमी का प्रदर्शन देखने के लिए वहां मौजूद थे जब बाट ने उन्हें बैंड के बारे में कुछ पत्र भेजे थे। प्रदर्शन के बाद बाट ब्रिकेल के पास जाता है। बाट के बारे में ब्रिकेल की पहली धारणा यह थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत अधिक बात करता था। मर्सीमी के प्रदर्शन के संबंध में ब्रिकेल ने महसूस किया कि उसे मर्सीमी का प्रबंधक बनने के लिए मनाना पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि बाट में प्रतिभा और क्षमता है, लेकिन उन्हें अभी तक अपना खुद का गाना नहीं मिला है। ब्रिकेल ने बाट के अंतिम प्रदर्शन की प्रशंसा की जब उन्होंने एक सुसमाचार गीत प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा कि बाट में आत्मा थी। दुर्भाग्यवश उस प्रकार का गीत नहीं है जिसे मर्सीमी आमतौर पर प्रस्तुत करता है। ब्रिकेल को उम्मीद है कि बाट एक गीत लिख सकता है जैसा कि उसने अपने आखिरी प्रदर्शन में प्रस्तुत किया था। अवसर बर्बाद न करते हुए बाट ने ब्रिकेल को अपने मिनी बस में अगले शो के लिए टेक्सास आने के लिए आमंत्रित किया। यह जितना अजीब लग सकता है, ब्रिकेल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। टेक्सास जाने से पहले बाट ने अपने दोस्तों के सहयोग से शैनन को दौरे पर अपने बैंड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। फिर वे शैनन के घर गए, लेकिन शैनन ने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। जाहिरा तौर पर शैनन को बाट के आगमन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शैनन बाट से कहती है कि वह हर दिन उसे शुभकामनाएं देती है। जब से बाट ने उसे छोड़ा है, वह हमेशा उम्मीद करती है कि बाट को दुनिया में वह सब कुछ मिल जाए जिसकी उसे तलाश है। बाट और उसका बैंड फिर टेक्सास की यात्रा शुरू करते हैं और हर बार जब वे ब्रेक के लिए रुकते हैं तो बाट और उसके दोस्त ब्रिकेल का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक नया गाना तैयार करते हैं। अंततः उनके प्रयास रंग लाए। ब्रिकेल अंततः मर्सीमी को एक बड़ा शो करने का मौका देने को तैयार थे और ब्रिकेल ने कहा कि वह रिकॉर्ड लेबल से कुछ लोगों को उनका प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित करेंगे। हालांकि शैनन के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, बाट अभी भी अक्सर उससे संपर्क किया और उसके लिए संदेश छोड़े। लंबे समय से प्रतीक्षित शो के दिन मंच पर जाने से पहले ब्रिकेल ने बाट को उस समय के कुछ प्रसिद्ध दिग्गज गायकों से मिलवाया। खैर, कहानी के अनुसार शो के बाद मर्सीमी कर्मी चारों ओर इकट्ठा होते हैं, परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में ब्रिकेल और रिकॉर्ड लेबल के लोगों के बीच चर्चा। दुर्भाग्य से बाट धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वालों में से नहीं है, इसलिए वह ब्रिकेल के पास जाता है जो रिकॉर्ड लेबल के लोगों के साथ चर्चा के बीच में है। बाट का कहना है कि वह लेबल के लोगों से सीधे उनके प्रदर्शन के बारे में सुनना चाहते हैं। आशा है कि परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन वास्तव में मर्सीमी को अभी भी इतना अच्छा नहीं माना गया कि वह रिकॉर्ड बेच सके। बाट इस निर्णय को स्वीकार करने में असमर्थ लग रहा था।
फिर उसने उन सभी को बताया कि मरसिमी ने 7 अच्छी उपस्थिति वाले शो सफलतापूर्वक किए हैं और वर्षों से अपने स्वयं के एल्बम बेच रहे हैं। लेबल के लोगों में से एक ने बार्ट से अपने बैंड की रिकॉर्ड लेबल पर हस्ताक्षर करने में असमर्थता की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए कहा। जब बार्ट ने उन शब्दों को सुना तो उसके पिता की छवि उसके दिमाग में उभरी, जो हमेशा उसे मूर्खतापूर्ण सपनों का पीछा करने के बजाय वास्तविकता को समझने के लिए कहते थे। बार्ट गुस्से में था। उसने सोचा कि लोग समझ नहीं रहे हैं और उसकी और उसके दोस्तों की मेहनत की सराहना नहीं कर रहे हैं। लेबल का व्यक्ति बार्ट को समझाता है कि उन्होंने कई बैंड के साथ काम किया है, वे पहचान सकते हैं कि कौन सा बैंड है, कौन सा सफल होगा और कौन सा असफल। बार्ट फिर से दूसरे व्यक्ति की राय से अपनी असहमति दिखाता है। उसके अनुसार लोग कैसे कह सकते हैं कि वे सफल नहीं होंगे जब वे उन्हें नहीं जानते। कुछ ही समय बाद बार्ट अपने दोस्तों के पास वापस जाता है जो उसका इंतजार कर रहे हैं और फिर उसी क्षण बार्ट ने मरसिमी छोड़ने का फैसला कर लिया। ब्रिकेल बार्ट के पास जाता है जो अकेला है। वह पूछता है क्या बार्ट को यकीन है कि वह अपने द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बाद नौकरी छोड़ देगा। बार्ट तब उत्तर देता है कि वह थक गया है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ब्रिकेल फिर वर्णन करता है कि बार्ट मंच पर कैसा दिखता है। उनके अनुसार कभी कभी बार्ट को ऐसा लगता था जैसे वह किसी और का संगीत गा रहा हो, भले ही वह उसका अपना गाना हो। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आया जब उसने बार्ट से कुछ प्रामाणिक देखा, लेकिन जब वह प्रकट हुआ तो बार्ट डरा हुआ लग रहा था और फिर वह गायब हो गया। ब्रिकेल फिर पूछता है कि बार्ट क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है, वह किस ओर से भाग रहा है, और बार्ट उसे बताता है कि वह अपने पिता से भाग रहा है। ब्रिकेल उस दर्द, डर और नफरत को देखता है जो बार्ट महसूस करता है। फिर वह बार्ट से कहता है कि वह दर्द को उभरने दे और उसे एक गीत लिखने के लिए प्रेरित करे। इस तरह बार्ट के पास एक गाना होगा जो गाना सुनने वाले लोगों के दिलों को छू सकता है। ब्रिकेल ने बाद में कहा, वह हमेशा बार्ट द्वारा गाए गए संगीत पर विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन वह बार्ट में विश्वास करता है। उस समय बार्ट अपने दोस्तों के पास वापस जाता है। वह माफी मांगता है और कहता है कि वह मरसिमी के साथ वापस आना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ मामलों को निपटाने के लिए अपने घर वापस जाना होगा, और सौभाग्य से उसके दोस्त उसे स्वीकार करते हैं और उसका इंतजार करने को तैयार हैं। जब वह घर लौटा तो बार्ट यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पिता का व्यवहार उसके पहले की तुलना में बदल गया था। होना वह पहले से कहीं बेहतर दिखता है। उसकी शक्ल सूरत साफ सुथरी है और वह अधिक विचारशील और धार्मिक हो गया है। उसके पिता उसे बताते हैं कि उसने रेडियो पर कुछ प्रचारकों को सुना है और बाइबल पढ़ी है, और यद्यपि कई चीजें हैं जो उसे समझ में नहीं आती हैं, भगवान ने बार्ट को फिर से देखने के लिए उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इतना ही नहीं, उनके पिता भी अपनी जीप को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद से कि किसी दिन वे इसे बार्ट के साथ चलाएंगे। उस बिंदु तक बार्ट अभी भी अपने पिता के भारी बदलाव से भ्रमित है। दरअसल बार्ट के घर छोड़ने के दौरान उनके पिता हमेशा उन्हें पत्र भेजते थे, लेकिन बार्ट हमेशा उन्हें पढ़े बिना ही फेंक देता था। जाहिर तौर पर उनके पिता के साथ जो बड़ा बदलाव हुआ वह उनके पिता की यादें संजोने और बार्ट के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की इच्छा पर आधारित था। हालांकि बार्ट को अभी भी इन परिवर्तनों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है, यह देखते हुए कि उसके पिता ने उसे जीवन भर बुरी यादें दी हैं। बार्ट ने बाद में कहा कि उनके पिता का एक अच्छे इंसान में बदल जाना और ऐसा व्यवहार करना जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए काम नहीं करेगा। उसके पिता फिर बार्ट से पूछते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। वह इसे आजमाना चाहता है। बार्ट फिर उससे कहता है कि भगवान तुम्हें माफ कर सकता है, लेकिन वह नहीं कर सकता। जैसा कि उसके पिता उसे सपने देखना बंद करने के लिए कहते थे, बार्ट ने उससे कहा कि वह उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के सपने देखना बंद कर दे। फिर बार्ट अपने घर से बाहर निकलता है और अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है, उसे गलती से अपने पिता के निदान का पता चला कि उसे टर्मिनल अग्नाशय कैंसर है। बार्ट घर लौटता है और देखता है कि उसके पिता उस जीप को नष्ट कर रहे हैं जिसे उसके पिता ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अपने पिता को पीड़ित देखकर बार्ट अंततः अपने पिता को दूसरा मौका देने के लिए प्रेरित हुआ। बार्ट उस शिविर के जर्नल को याद करता है जिसमें उसने तब भाग लिया था जब वह छोटा था। उन्हें एक पादरी के शब्द याद हैं जिन्होंने उस समय सभी शिविर प्रतिभागियों को एक पंक्ति लिखने के लिए कहा था जिसमें लिखा था, भगवान आज रात मैं क्षमा करना चुनता हूँ। उस समय बार्ट को नहीं पता था कि उसे किसे माफ करना चाहिए, लेकिन इस बार उसने आत्मविश्वास से लिखा कि उसके पिता ही वह व्यक्ति थे जिन्हें वह माफ करना चाहता था। उस पल में पादरी ने कहा, उन लोगों को माफ करना मुश्किल है जिन्होंने हमें अपने जीवन में कई गहरे घाव दिए हैं, लेकिन अगर हमें भगवान ने माफ कर दिया है तो भगवान हमें दूसरों को माफ करने की ताकत देंगे। तब से उनके रिश्ते में सुधार हुआ। हर दिन
वे एक दूसरे के साथ कहानियां साझा करने में समय बिताते हैं। बार्ट के पिता को हर महत्वपूर्ण क्षण में उसकी अनुपस्थिति पर अफसोस होता है, जैसे कि बार्ट के स्नातक होने के दिन। जब उनके पिता को पता चला कि बार्ट अब शैनन के संपर्क में नहीं है, तो उन्होंने बार्ट से शैनन को वापस लाने के लिए कहा। उनका मानना था कि बार्ट और शैनन का साथ होना तय था। अपने पिता की जीप को ठीक करने में लंबा समय बिताने के बाद बार्ट आखिरकार उसे ठीक करने में कामयाब रहा। फिर वे दोनों जीप में इधर उधर घूमने लगे। समय बीतता जाता है और उसके पिता की हालत खराब होने लगती है। अस्पताल पहुंचने पर उसके पिता ने बार्ट से कहा कि जब से बार्ट चला गया है, वह अपने रेडियो पर चर्च में बार्ट का गाना सुनना पसंद करता है। वह बार्ट द्वारा कहे गए हर शब्द को सुनता है और गायन समाप्त होने के बाद भी वह सुनना जारी रखेगा। उपदेशक। उसके लिए बार्ट के गायन ने उसे बचाया है और उसे बदलने में मदद की है। उसके पिता ने तब बताया कि उन्होंने बार्ट को हमेशा सपने न देखने के लिए क्यों कहा था। अब तक उसके सपने कभी सच नहीं हुए थे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बार्ट उसके जैसा नहीं था। बार्ट में वास्तविक प्रतिभा थी और बार्ट जो कर रहा था उस पर उसे गर्व था। बार्ट के पिता ने बार्ट को अपनी बचत और जीवन बीमा दिया। वह चाहता था कि बार्ट उस पैसे का उपयोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए करे। कुछ समय बाद बार्ट के पिता का निधन हो गया। बार्ट ने मर्सीमी के साथ अपने साहसिक कार्य को फिर से शुरू किया और उन सभी पत्रिकाओं को अपने साथ लाया जब वह बच्चा था। एक चीज जो उन्होंने खोजी वह यह थी कि उन्होंने अपने अधिकांश पत्रिका पृष्ठों पर इमेजिन शब्द और आई कैन ओनली इमेजिन वाक्यांश लिखा था। तभी बार्ट को आई कैन ओनली इमेजिन शीर्षक से एक गीत बनाने की प्रेरणा मिली। यह गीत उन्होंने अपने पिता के लिए बनाया था। बाद में बार्ट गाना ब्रिकेल को भेजता है और गाना ऐसा करने में कामयाब होता है कि ब्रिकेल इसे सुनना बंद नहीं कर पाता। बहुत विचार विमर्श के बाद गीत को एमी ग्रांट द्वारा गाने की योजना बनाई गई। बार्ट चाहता है कि उसका गाना बहुत से लोग सुने। अपना गाना गाने से पहले बार्ट ने एमी ग्रांट को अपने जीवन के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि जब वह छोटा था तब से वह हमेशा अपने पिता को एक राक्षस के रूप में सोचता था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से देखा कि भगवान उस व्यक्ति को बदलने में सक्षम था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। वह व्यक्ति जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहता था। बाद में बार्ट ने ध्वनि मेल के माध्यम से शैनन को अपने नए गीत के बारे में बताया। उन्होंने उसे ठेस पहुंचाने के लिए उससे माफी भी मांगी। बार्ट को माफी मांगते हुए सुनकर शैनन ने तुरंत फोन उठाया, लेकिन दुर्भाग्य से बार्ट ने फोन काट दिया था। एमी ग्रांट के कमबैक शोकेस में पहली बार आई कैन ओनली इमेजिन गाना प्रदर्शित किया जाएगा। बार्ट ने एमी ग्रांट के लिए सभी को यह बताने के लिए एक संदेश छोड़ा कि उसने यह गाना अपने पिता के लिए बनाया है। अचानक बार्ट को गीतकार के रूप में पेश करने के बाद एमी ग्रांट ने बार्ट से खुद गाना गाने के लिए कहा। बार्ट अपना गाना सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छूने में कामयाब रहे। गाने के अंत में बार्ट को दर्शकों से उत्साहपूर्ण सराहना मिली और उसने वहां अपने पिता की झलक देखी, जो उसे देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उस समय तक गाने के टेप जो पहले से ही शिपिंग प्रक्रिया में थे को होना ही था वापस ले लिया गया, क्योंकि अंततः यह गीत मर्सीमी का पहला एकल बन गया। जैसे ही इसे जनता के सामने पेश किया गया, यह गाना विभिन्न संगीत प्लेटफार्मों पर सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना बन गया और लगभग सभी रेडियो प्रसारण शो में इसका अनुरोध किया गया। गाना गाने के बाद बार्ट ने सैकड़ों दर्शकों के बीच शैनन को देखा तो वह तुरंत उसके पास चला गया। फिल्म के अंत में उपसंहार हमें बताता है कि बार्ट ने कैंप ग्लोरिएटा में शैनन को प्रपोज किया और उनकी शादी हो गई। नवंबर 8, 1997। जिस सप्ताह बार्ट को अपने पिता से अंतिम चेक मिला, आई कैन ओनली इमेजिन अमेरिका में नंबर 1 ईसाई गीत बन गया। यह अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला, सबसे अधिक बजाया जाने वाला ईसाई एकल है। स्कॉट ब्रिकेल आज तक मर्सीमी का प्रबंधन करते हैं। उन्होंने अपनी घरेलू संपत्ति का नाम इमेजिन एकर्स रखा। पिछले कुछ वर्षों में बार्ट और उसकी मां के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। आज वह अपने बेटे की सबसे बड़ी फैन है। मर्सीमी ने 21 नंबर 1 हिट गाने और गिनती का रिकॉर्ड बनाया है। 2 फरवरी 2017 को बार्ट को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सदन और कांग्रेस के सदस्यों और विश्व नेताओं के साथ अपनी कहानी साझा करने का मौका मिला।